हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस के अगले पार्ट की, यानी कि क्लास फोर्थ की बात करेंगे बेटा। तो क्लास फोर्थ में जो पढ़ेंगे हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी की होली कैसी बीती होगी, आशा करता हूँ अच्छी बीती होगी और एंजॉय खूब किया होगा। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, क्लास कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हमने होली के पहले बताया था कि होली के पहले हमने 2 क्लासें अपलोड की थी ईवीएस की, ठीक है, 3 क्लासें अपलोड की थी। अब ये फोर्थ क्लास मिलेगी आप सभी को। और जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया था कि हिंदी की क्लास आपको सुबह मिला करेगी और मैथ की क्लास आपको दोपहर में मिला करेगी और ईवीएस की क्लास आपको शाम को मिला करेगी, ठीक है, जैसा कि हमने बताया था आपको। तो अब हम कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, यानी कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे आप सभी का। उसके बाद में आपको हम क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो जितने भी भाई बहन, जितने भी साथी मतलब हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो सेवा का मौका अवश्य दें हमें भी, आप सभी को, ताकि हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा सके, ठीक है। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं आगे। तो आज हम मृदा के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात कर लेंगे और मृदा से जो क्वेश्चन बनेगा वो आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो देखो, सबसे पहले कि हम मृदा की बात करेंगे तो मृदा क्या होती है। तो मृदा क्या होती है कि मृदा मृदा का जो होता है बेटा, या मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है। कौन सी परत है? ऊपरी परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों से हुआ। अगर पूछा जाए कि मृदा का निर्माण किससे हुआ, तो चट्टानों की विखंडित, यानी कि विखंडित का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे चट्टानें टूट जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती हैं या छोटे छोटे कण बन जाते हैं, तो विखंडित होने या उनमें वनस्पति, अब वनस्पति व जीवों के सड़ने, मतलब जो पेड़ पौधे हो गए या मतलब पत्ते हो गए, ये सड़ गए, वनस्पति के अंतर्गत आ गया। तो सड़ने और गलने तथा जलवायु की क्रिया, किसकी क्रिया? जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। यानी कि मतलब मृदा का जो निर्माण होता है इतनी आसानी से नहीं हो जाता है, लाखों लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद, लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद में मृदा का निर्माण होता है। तो समझ गए होंगे कि मृदा क्या होती है। मृदा भूमि की वह ऊपरी परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने या उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने, गलने और जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों या वर्षों की, यानी कि पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के मृदा का रूप लेती है बेटा, ठीक है। इतनी बात समझ गए बेटा। अब मृदा का अध्ययन को क्या कहा जाता है, इधर कुछ पॉइंट लिखे हैं, फिर उसके आगे हम लोग मृदा के अध्ययन को अगर पूछ दिया जाएगा तो उसको पैडोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैडोलॉजी बोला जाता है। आप सभी को क्लास को अंत तक जरूर देखना, तब जाकर के आप पूरा समझ पाएंगे। अभी हम बात करेंगे मृदा कितने प्रकार की होती है, भारत में मृदा कहाँ पर पाई जाती है, यानी कि 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी मृदा इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें आपको पता चलेंगे। जब आप पूरी क्लास को देख लेंगे तब चीजें आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि मृदा कौन सी कहां पर पाई जाती, सब कुछ इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा और मृदा के बारे में आप कभी भूलेंगे नहीं। तो चलते हैं। होली तो बहुत एंजॉय के साथ आप सभी की बीती होगी, हमारी भी बीती है। तो उसके बाद जैसे होली के बाद से वापस आए तो हम लोग अब क्लास क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बेटा कि मृदा के अध्ययन को अगर क्वेश्चन पूछता है कि मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो पैडोलॉजी कहते हैं। और मृदा का निर्माण 2 प्रकार से होता है। मृदा का निर्माण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार के, यानी कि चट्टानों के अपक्षय अपक्षय से होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि चट्टानों के विखंडित होने से, और ह्यूमस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ह्यूमस के द्वारा होता है। इतनी बात समझ गए होंगे। तो मतलब कि मृदा के प्रकार, अब मृदा के प्रकार, कितने प्रकार की मृदा होती है? तो मृदा के प्रकार में बेटा, यानी कि बलुई मृदा हो गई, दोमट
ये आप सभी को नोट कर लेना। दोमट मृदा हो गई, मटियार मृदा हो गई, कछरी मृदा हो गई, ऊसर मृदा हो गई। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या रेगट मृदा, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा, और तटीय मृदा, पर्वतीय मृदा और वन मृदा। यानी कि पर्वतीय वन मृदा एक ही चीज है। तो यानी कि यहां से हमें पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, काली मृदा या रेगट मृदा बोला जाता है, जलोढ़ मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा और तटीय मृदा। यानी कि भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मृदा, मतलब मृदा मिलती है। कितने प्रकार की? 6। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, ये तो मान लो कुछ। बलुई मृदा तो जानते होंगे, दोमट मृदा जानते होंगे, मटियार मृदा तो जानते होंगे, कछरी मृदा और ऊसर मृदा, इनके बारे में सब आप लोग जानते होंगे कि ये जो गांव क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको सबको पता होगा कि बलुई मृदा क्या होती है। बलुई मृदा यानी कि बालू वाली मृदा हो गई। दोमट मृदा इसी से मिलती होती, चिकनी होती है। मटियार मृदा ये भी चिकनी होती है। कछरी मृदा, ऊसर मृदा जहां पर मतलब सफेद सफेद हो जाते हैं। ठीक, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बढ़े। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि सबसे पहले कौन सी मिट्टी की बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा जलोढ़ मृदा की। किसकी बात करेंगे? जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। तो जलोढ़ मृदा क्या होती है? किसकी? जलोढ़ मृदा की। यानी कि हम देखो सारी मृदा आप सभी को पढ़ा देंगे, तो उससे पहले हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। जलोढ़ मृदा क्या होती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जो 6 मृदाएं होती हैं, कौन कौन 6 बताई थी? यानी कि पर्वतीय हो गई, जलोढ़ हो गई, लाल हो गई और काली हो गई और लेटेराइट हो गई और मरुस्थलीय मृदा हो गई। ये जो मृदाएं होती 6 होती हैं, यही इंपॉर्टेंट होती है, इन्हीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे, एक एक करके सारी मृदाएं हम आप सभी को बता देंगे बेटा। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा क्या होती है कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। यानी कि जल के द्वारा बहाकर के लाई गई, मतलब एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक बहाकर के लाई गई मृदा को क्या बोला जाता है? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ गए कि जलोढ़ मृदा क्या होती है कि जल के द्वारा बहा करके लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसे 2 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया? यानी कि जल के द्वारा किस प्रकार से? यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदियों या तंत्रों, यानी कि नदी तंत्रों, यानी कि कौन कौन 3 महत्वपूर्ण हो गई? जैसे 3 महत्वपूर्ण हो गई हमारी नदियां, सिंधु हो गई 1, नंबर 2 और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र। नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी होती, मतलब इसका जो निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है कौन सी? महत्वपूर्ण नदी हो गई, सिंधु हो गई बेटा, गंगा हो गई और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अब देखो नदियों का क्या होता है, ये देश की महत्वपूर्ण है, वास्तव में संपूर्ण उत्तरी जलोढ़ मृदा से बना, मतलब ये जो ऊपर से, यानी कि जैसे मान लो ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया और ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो यानी कि जब जो गंदी नदी निकली है तो इनके बहाव से आएंगे। अब मान लो ये सब कहां से? उत्तरी मैदान से। उत्तरी मैदान से जब ये नदियां निकली हैं, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यानी कि उत्तरी जो मैदान है वो किससे बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार, ये मृदा का हिमालय 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र, जैसे सिंधु हो गया, गंगा हो गया और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। अगला है पॉइंट कि जलोढ़ मृदा यानी किसके लिए उपजाऊ बहुत है, यानी कि गन्ने, चावल, गेहूं, दलहन तथा अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब पूर्वी तटीय मैदान में विशेषकर महानदी गोदावरी हो गया, मतलब पूर्वी तटी। अब पूर्वी तट हमने बता दिया, ये वाला हिस्सा यहां देख सकते हैं,
मतलब कि ये जो पूर्वी तट है तो इसके द्वारा क्या कर सकता है, पूर्वी तट हो गया। तो पूर्वी तट में बेटा क्या है कि ये कौन कौन सी, यानी कि विशेषकर यहां से इंपॉर्टेंट है कि महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया और कावेरी नदियों के डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हैं। मतलब ये इनके जो डेल्टा बने हैं किसके द्वारा बने, जलोढ़ मृदा से बने। अब जलोढ़ मृदा के रेत हो गया, सिल्ट हो गया और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मतलब जलोढ़ मृदा में कौन कौन अनुपात पाए जाते हैं, रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। ये इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा और नई जलोढ़ मृदा या खादर मृदा। मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा या बांगर मृदा क्या कहलाती है, वह मृदा जिसमें कंकड़ों की संख्या क्या हो, कंकड़ होते हैं बड़े बड़े, उनकी संख्या अधिक हो, उनकी संख्या अधिक हो। और नई जलोढ़ मृदा यानी कि खादर मृदा वह मृदा जिसमें बांगर मृदा की तुलना में इसकी, यानी कि बांगर मृदा की तुलना में क्या मिले, महीन कण मिले। बांगर यानी कि बांगर की तुलना में महीन कण मिले। अभी हम देखो इसको और अच्छी तरीके से बताते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मृदा है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बारे में हम आगे से डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि खादर क्या होती है। अब खादर के बारे में विशेष को थोड़ा जान लो ताकि भूलोगे नहीं कभी। तो इतना हो गया, इसको रफ कर दें बेटा या मेरे प्यारे साथी, ठीक है। आप ही के लिए सब है और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट आज मैं पढ़ा रहा हूं ये शायद कोई इतना डिटेल से पढ़ा है, क्योंकि क्या होता है क्वेश्चन होने लगते, प्रैक्टिस होने लगती है, लेकिन सिलेबस को इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि समय कम मिलता है, यूपी टेट में समय कम मिल पाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जितनी सी जल्दी हो सके मैं क्लास को क्या करूंगा, फास्ट लेकर चलूंगा ताकि आप सभी का कोर्स समाप्त हो सके। तो इतना नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको दोबारा देख सकते हैं। अब देखो किसकी बात करते हैं, नंबर 1 हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हम खादर मृदा की। तो खादर मृदा क्या होती है, अगर पूछ दिया जाए कि जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक हो गई खादर और एक हो गई बांगर। तो खादर मृदा क्या होती है, ये जो मृदा होती है बेटा नदी, जैसे क्या हो गया, नदी हो गया, ठीक है। नदी में बाढ़ आने पर प्रत्येक वर्ष, नदी में बाढ़ आने पर प्रत्येक वर्ष जितने क्षेत्र में पानी पहुंचता है, मतलब नदी में क्या आ गई, मान लो बाढ़ आ गई, अब जितने क्षेत्र में क्या पहुंच गया, पानी पहुंचा, जितने क्षेत्र में पानी पहुंचता है तो उस मृदा को क्या बोला जाता है, खादर मृदा बोला जाता है। उस मृदा को क्या बोला जाता है, खादर मृदा बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें कौन से कण होते हैं, बांगर मृदा की तुलना में इसमें महीन कण मिलते हैं। मतलब कि जिस क्षेत्र में नदी का बाढ़ का पानी, यानी कि नदी में बाढ़ आई, उसका पानी जिस क्षेत्र में पहुंचता है वहां पर क्या कहलाती है, खादर मृदा कहलाती है। मतलब जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे होता है, नदी तंत्रों के बहाव से होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम बात करेंगे वो कौन है, हमारी बांगर मृदा। तो बांगर मृदा में क्या होता है कि नदी के किनारे का वह क्षेत्र जहां पहले कभी नदी हुआ करती थी, मतलब बांगर मृदा क्या हो सकता है, कभी यहां पर क्या हुआ करती थी, नदी हुआ करती थी। अब जब यहां पर कभी नदी हुआ करती थी, बहा करती थी, परंतु परंतु क्या हो गया, वर्तमान समय में नदी का पानी का बहाव तक नहीं पहुंचता। मतलब जहां पर पहले कभी क्या हुआ कि पहले कभी कौन बहा करती थी, नदियां बहा करती थी, लेकिन वर्तमान समय में नदी अब नहीं बह रही है, यानी कि पानी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां पर जब पानी नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर कौन सी मृदा बन जाएगी, बांगर मृदा हो जाएगी। यहाँ पर कण कैसे हो जाएंगे, इसके कण संख्या में अधिक होंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा बांगर मृदा कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ गए, यानी कि फसल के लिए सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। यदि जलोढ़ मृदा
और खादर मृदा हो तो सबसे अधिक उपजाऊ मृदा खादर मृदा होगी। मतलब जलोढ़ मृदा में अगर दोनों में से कोई हो तो सबसे उपजाऊ कौन होगी बेटा? खादर मृदा होगी। तो ये था खादर मृदा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं बता दूंगा कि सारी जो मृदाएं हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। सारी मृदाएं जो होती हैं यानी कि मिट्टियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, एक एक के बारे में अभी मैं बताता हूँ कि ये मृदाएं कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहना, तभी जान पाओगे। आगे हम अगली मृदा की बात करेंगे। तो अगली मृदा जो है हमारी, वो कौन सी मृदा है? काली मृदा। ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे मृदा काली मृदा की। काली मृदा यानी कि इन मृदाओं का रंग कैसा होता है? काला होता है बेटा। यानी भाई बहन, तो इन मृदाओं का रंग कैसा होता है? काला होता है। काला होता है। इन्हें रेगर मृदा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगर। ठीक है, अगर पूछ दे रेगर मृदा क्या है, तो रेगर मृदा यानी कि काली मृदा को भी कहते हैं। काली मृदा में कपास, ये तो सबको पता होगा। अगर क्वेश्चन आता है काली मृदा में कौन सी खेती सबसे उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इन मृदाओं का निर्माण कहाँ से होता है? ज्वालामुखी के मैग्मा और अग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। मतलब काली मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ? ज्वालामुखी के मैग्मा और अग्नेय शैलों के द्वारा हुआ है। काली मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना भरपूर होता है, जबकि फास्फोरस कम पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काली मृदा में क्या पाया जाता है अधिक, यानी कि कैल्शियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटास और चूना भरपूर मात्रा में होता है, जबकि फास्फोरस सबसे कम पाया जाता है। यानी कि क्या पाया जाता है? फास्फोरस सबसे कम पाया जाता है। गर्म हुआ शुष्क मौसम में, मतलब गर्म हुआ शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती है। मतलब काली मृदा में क्या पड़ जाता है? अगर पूछा जाए शुष्क हुआ गर्म मौसम में क्या पड़ जाता है? दरारें पड़ जाती हैं, जिसमें वायु की पर्याप्त मात्रा मिश्रित हो जाती है। अब दरारें, जैसे मान लो मिट्टी फट गई, तो जैसे मिट्टी फट गई तो इसमें क्या पड़ गई? दरारें। अब जब दरारें पड़ गई तो दरारें मात्रा में, यानी कि इसमें क्या मिश्रित हो जाती है? वायु की पर्याप्त मात्रा मिश्रित हो जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो काली मृदा किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। अभी देखो, मैं सारी मृदाओं का जो अभी अभी इसी में मतलब क्या करूंगा, अभी सारी मृदा एक साथ लिख करके ये बता दूंगा कि ये कहां पर पाई जाती हैं। जैसे पर्वतीय मृदा हो गया या जलोढ़ मृदा हो गया, पर्वतीय उत्तरी पर्वतीय यानी कि हिमालय पर्वत में पाई जाती। तो अभी मैं सब बता दूंगा जिससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम अगली मृदा की बात करेंगे, जो है हमारी मृदा कौन है? अगली मृदा है लाल मृदा। ठीक है, तीसरी जो मृदा है वो कौन सी है? लाल मृदा की बात करेंगे। तो लाल मृदा या पीली मृदा इसको बोला जाता है। तो लाल मृदा या पीली मृदा क्या होती है? लाल मिट्टी के दक्कन के पठार, यानी कि कहा है? दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में। यानी कि ये हो गया आपका पूर्वी हिस्सा और ये हो गया आपका दक्षिणी हिस्सा। यानी कि दक्षिणी हिस्सों में रवेदार, ये कैसी होती है? रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। मतलब रवेदार और कहां पर? अग्नेय चट्टान। ठीक है, जब सेल्फ पढ़ाएंगे तो उसके बारे में अग्नेय चट्टान ये सब बताते हुए चलेंगे। चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई। तो लाल मृदा, इसको हम बोला जाता है पीली मृदा भी बोला जाता है। यानी कि लाल मृदा क्या है? लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार अग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। तो यानी कि ये पूर्वी हिस्सा हो गया। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी, ये हो गया पश्चिमी और ये हो गया उत्तरी। अभी देखो मैं बताऊंगा कि मृदा कहां पर, कौन सी मृदा कहां कहां पर पाई जाती है। सबको एक साथ में बता दूंगा तो आसानी हो जाएगी आपको याद करने में। अगर मैं ऐसे बताते हुए चलूंगा तो आप डिस्टर्ब थोड़ा हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे। लेकिन वैसे एक साथ में बता दूंगा कि जलोढ़ मृदा कहां पर पाई जाती है, लेटेराइट मृदा कहां पर पाई जाती है, तो इतना पहले समझ लो। देखो, इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय या रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। मतलब किसके कारण होता है? जो मतलब लौह धातु जो निकलती है, लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। ठीक है, इनका पीला रंग, इनमें जलायोजन के कारण होता है। मतलब जब अगर पूछा कि इनका पीला रंग किसके कारण होता है, तो जलायोजन के कारण होता है। अगर इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नेय और रूपांतरित
चट्टानों में लौह धातु के, इसके लौह धातु जो होती है उसके प्रसारण के कारण होता है। लेटेराइट मृदा क्या होती है, इसके बाद हम लेटेराइट मृदा की बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि चौथी मृदा है लेटेराइट मृदा, यानी कि लेटेराइट शब्द का ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से, किससे, लेटर से लिया गया। अगर पूछा जाए कि लेटेराइट मृदा का शब्द कहां से लिया, तो ग्रीक भाषा से, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना। लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईंट, जिसका अर्थ कैसा होता है, ईंट, ठीक है। इसका निर्माण उष्ण कटिबंधी तथा उपोष्ण कटिबंधी, इसका निर्माण किससे होता है, उष्ण कटिबंधी तथा उपोष्ण कटिबंधी जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्रता तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। मतलब इसका अगर निर्माण पूछा जाए लेटेराइट मृदा, किसका निर्माण किस प्रकार से होता है, तो उष्ण कटिबंधी तथा उपोष्ण कटिबंधी, बेटा, ठीक है, इतनी बात समझ रहे होंगे। उष्ण कटिबंधी तथा उपोष्ण कटिबंधी जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के बाद एक के बाद कारण होता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसके बारे में और बताया दे रहा हूं, यह भारी वर्षा में अत्यधिक नीलांछन का परिणाम है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। मतलब अगर पूछा जाए ये कैसी होती है, तो ये होती है अधिकतर गहरी और कैसी होती है, अम्लीय होती है। कैसी होती है, अम्लीय होती है, समझ गए इतनी बात। ये कैसी होती है बेटा, मतलब कि गहरी होती है और अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः यानी कि पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। मतलब इसको लेटेराइट मृदा में किसकी कमी होती है, यानी कि पौधों में पोषक तत्व जो होते हैं उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब हम अगली मृदा के बारे में बात करेंगे बेटा फटाफट। जो इंपॉर्टेंट मृदा है उनको मैं पढ़ा दे रहा हूँ, कौन सी मृदा की, यानी कि मरुस्थलीय मृदा, और ये हो गई आपकी छठी वन मृदा या पर्वतीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, जो मरुस्थली यानी कि मरुस्थल वाले भागों में पाई जाने वाली, कौन से भागों में पाई जाने वाली, मरुस्थल भागों में पाई जाने वाली मृदा को क्या बोला जाता है, मरुस्थलीय मृदा बोला जाता है, ठीक है। तो यानी कि मरुस्थलीय मृदाओं का रंग कैसा, लाल और भूरा होता है। अगर पूछा जाए कि मरुस्थलीय मृदा कैसी होती है, तो लाल और भूरी होती है। और पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, मरुस्थलीय स्थानों में पाई जाती है। अभी बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर ये सब मृदाएं पाई जाती हैं। तो मरुस्थलीय यानी कि भूरा होता है, ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। कैसी होती है, रेतीली यानी कि रेत की तरीके से होती है और लवड़ी होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके, यानी कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। सतह के नीचे किसकी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा क्या होती है कि मरुस्थलीय स्थानों पर पाई जाने वाली मृदा को मरुस्थलीय मृदा कहते हैं। और ये मृदा कैसी होती है, लाल और भूरी होता है, यानी भूरा होता है। ये मृदा आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती है। अगर पूछ दिया जाए मरुस्थलीय मृदा क्या होती है, तो ये कैसी होती है, रेतीली और लवड़ी होती है। इतनी बात समझ गए। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा, ये भी हो गया। अब वन मृदा, पर्वतीय मृदा, ऐसी पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों पर, मतलब ऐसे पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली, मतलब पहाड़ी यानी ये सब जो ये वन और पर्वतीय मृदा जो पाई जाती है उत्तर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, उत्तर में। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा को वन या पर्वतीय मृदा कहलाती है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। मतलब इनका जो गठन होता है तो पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इनका बदलाव। मृदा मोटे कणों वाली होती है। कैसी होती है, अगर पूछा जाए कि वन मृदा कैसी होती है, तो वन मृदा पर्वतीय जो होती है मोटे कणों वाली होती है। हिमालय के हिमांशित क्षेत्रों की वन मृदा, हिमालय के हिमांशित क्षेत्रों की वन मृदा बहुत अधिक है। अधिक अपर्दन होने के कारण से अधिक अम्लीय होती है। मतलब ये कैसी होती है बेटा, अधिक अम्लीय होती है। तो ठीक है, इतनी बात समझ गए। यानी कि 6 प्रकार की भारत में मृदाएं पाई जाती, जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात कर लेते हैं कि पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। और जो वो मृदा थी उनके बारे में भी बता दूंगा, ठीक है।
तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी सारी मृदा के बारे में टॉपिक क्लियर हो जाएगा और ये अजैविक घटक भी समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके बाद जो चलेंगे जैविक घटक पर चलेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, जो हम बात करेंगे वो हो जाएगी, यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो ये पर्वतीय मृदा कहां पर पाई जाती है, ये जो पाई जाती है उत्तरी यानी कि पर्वतीय भाग। ठीक है, जैसे हिमालय पर्वत, इतनी बात समझ गए, ये कहां पाई जाती है, पर्वतीय मृदा उत्तरी पर्वतीय भाग हिमालय पर्वत में। ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा की। तो जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है ये कहां पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मृदा जो पाई जाती है उत्तरी मैदान। ठीक है, उत्तरी मैदान के प्रदेश। अब कौन कौन से प्रदेश हैं, तो जैसे हो गया, और उत्तरी मैदान के प्रदेश में नंबर 1, नंबर 2 पूर्वी तथा पश्चिमी। ठीक है, पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। और नंबर 3 जो है डेल्टाई, मतलब डेल्टाई का मतलब क्या होता है, जहां डेल्टा निर्माण होता है, डेल्टाई प्रदेश। और नंबर 4 है गुजरात के कुछ भाग में। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है मृदा, जलोढ़ मृदा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो यानी कि जलोढ़ मृदा कहां कहां पर पाई जाती है, इतनी बात समझ गए होंगे कि ये जो पाई जाती है उत्तरी मैदान के प्रदेश। अब उत्तरी मैदान जैसे मान लो भारत का नक्शा है, तो ये हो गया उत्तर, और ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम। इतनी बात समझ रहे होंगे कि कौन कौन से हिस्से में पाई जाती है। अब पूर्वी हो गया मान लो जैसे उत्तर में, तो ये उत्तरी मैदान प्रदेश यानी कि उत्तरी मैदान हो गया। अगर पूछे पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश, भाई ये देखो तट है, यहाँ पर क्या है, और यहाँ पर, और ये हो गया तुम्हारे बंगाल की खाड़ी आपका, और यहाँ पर क्या हो गया हिंद महासागर, और ये हो गया अरब सागर। ये कौन सा सागर हो गया, अरब सागर। तो यानी कि कुछ हिस्से यानी कि पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय प्रदेश में पाई जाती है, और जो डेल्टाई प्रदेश होते हैं यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है वहां पर पाई जाती है। गुजरात के कुछ भागों में ये मृदा पाई जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे, जिसको क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा कहा जाता है। तो इतनी बात समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अगली मृदा की। अगली मृदा कहां कहां पर पाई जाती है, अगली जो मृदा है नंबर 3, जिसका नाम है, हम बात करेंगे लाल मिट्टी की, लाल मृदा। अब लाल मृदा जो हमारी पाई जाती है ये कहां पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इतना हो ही गया होगा, इसको मिटा देते हैं, यहां पर लिखे देता है, यानी कि गुजरात के कुछ भाग में पाई जाती है। तो लाल मृदा जो होती है ये कहां कहां पर पाई जाती है, इसको देख लेना। लाल मृदा जो होती है ये होती है बेटा, कर्नाटक हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु, फिर उसके बाद में उड़ीसा, उड़ीसा के बाद में बिहार के मतलब फैले हुए पठारों पर पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कि जितने कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार, मतलब ये सब ये कहां पर है आपके दक्षिण में, यानी कि कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार। तो यानी कि कुछ हिस्से इसके किस में आते हैं, मान लो पूर्वी हो गया, आप जैसे यानी पूरब हो गया और ये दक्षिण हो गया, तो कुछ हिस्से यानी कि पूर्वी दक्षिण में हो गए,
और कुछ हिस्से क्या हो गए, मान लो जिससे यहाँ पर बिहार हो गया, तो यानी कि उत्तर और पूर्व हो गया। तो इतनी बात समझ गए होंगे लाल मृदा कहाँ पर पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं नंबर 4 की। जो नंबर 4 है मृदा, उसको हम काली मिट्टी बोलते हैं, यानी कि काली मृदा। अब काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, देखो सब एक साथ बता दे रहा, तो ये याद करने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगी, याद आसानी से हो जाएगी। अब नोट भी कर लेना। अब जैसे कि काली मृदा जो होती है, काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, ये हो गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में हो गया। और कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी, ठीक, मध्य प्रदेश हो गया, यानी कि अब काठियावाड़, यानी ये कहाँ है, गुजरात में, गुजरात में हो गया। और ये कहां पर पाई जाती है, तमिलनाडु हो गया। इतनी बात समझ गए। अगली जो पांचवी मृदा है, पांचवी मृदा की बात करेंगे तो बेटा पांचवी मृदा जो हमारी है लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट मृदा। तो लेटेराइट मृदा कौन सी होती है, लेटेराइट मृदा में कौन कौन, ये पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट में पाई जाती है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर हो गया, छोटा नागपुर हो गया, शिलांग के पठार, शिलांग के पठार हो गया। और तमिलनाडु, और ये कहां पाई जाती है, केरल, उड़ीसा, यानी कि पर्वतीय भाग में, ठीक, पर्वतीय भाग में पाई जाती है। अब जो हम लास्ट वाली मृदा की बात करेंगे, यानी कि 6 नंबर वाली मृदा की, तो ये मृदा कहाँ पाई जाती है बेटा, जिसको बोलते हैं मरुस्थली। क्या बोला जाता है, मरुस्थली मृदा। तो मरुस्थली मृदा जो होती है ये कहां पर पाई जाती है, ये देखो मरुस्थली मृदा कहाँ है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। अब पश्चिमी राजस्थान कहाँ है, मान लो जैसे ये हो गया पूरब, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिमी, तो ये हो गया यानी कि पश्चिमी, या क्या हो गया, पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में पाई जाती है, इधर हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे बेटा। भाई बहन जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो अगली हम जो बलुई मृदा हो गई या वो मृदा हो गई, तो उनके बारे में हम फटाफट बता देते हैं, सारी मृदाओं के बारे में, उनके बारे में थोड़ा शॉर्टकट में बताएंगे क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए इतना नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखो बलुई मृदा क्या होती है, बालू की सिल्ट एवं चीका की अपेक्षित मात्रा, यानी कि चीका की अपेक्षित मात्रा प्रतिशत क्रमशः 65, 25 एवं 10% होता है, उसे हम बलुई मृदा कहते हैं। बलुई मृदा तो सबको जानते होंगे, जिसमें बालू के कण होते हैं, बालू तो सभी ने देखी होगी, चिकनी होती है। ठीक है, और इसमें किसके लिए उपयोग किया जाता है, मान लो जैसे कहीं घर बनाना होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका निर्माण किससे होता है कि यानी कि बलुई मृदा जिसमें बालू या सिल्ट एवं चीका की अपेक्षित मात्रा प्रतिशत कितना होता है, मतलब सिल्ट हो यानी कि बालू 65% सिल्ट हो गया, 25% चीका की मात्रा कितनी होगी, 10% हो गई। अब दोमट मृदा क्या होती है, दोमट तो सबको जानता होता कि चिकनी मृदा होती, चिकनी भी होती। दोमट मृदा बालू एवं सिल्ट का मिश्रण होता है, यानी कि किसका होता है, बालू का हो गया और सिल्ट का क्या होता है, सहमिश्रण, यानी कि आपस में ये मृदाएं क्या होती है, मिली हुई होती है, जिसमें बालू की मात्रा कितनी 45% हो गई और सिल्ट की मात्रा कितनी हो गई 40% होती है, जिसको दोमट मृदा। मटियार मृदा, देखो मटियार मृदा तो सबको पता होगा, गांव क्षेत्रों में जो मटियार होता है कि तालाबों में होता है, तो उसमें क्या होता है कि मटियार ला करके घर की क्या की जाती है, पुताई की जाती है। ठीक है, तो मटियार यानी कि यह सूक्ष्मदर्शी कणों का समूहन है, यह सूक्ष्मदर्शी कणों का क्या है, समूहन है, जिसकी ऊपरी सतह का रंग हल्का कैसा होता है, भूरा एवं पीला होता है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है 50 से 60% पाया जाता है। ठीक है, मटियार में क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन जो पाया जाता है 50 से 60% पाया जाता है। इसी में इसमें क्या किया जाता है, किसकी खेती, धान की खेती, धान की खेती के लिए उपयोगी होती है। और यानी कि सिंघाड़ा,
देखो इसीलिए देखो जब धान लगाया जाता है तो उसमें कैसा पानी भरा रहता है तो मटियार इधर चिकना हो जाता है। ठीक है, अगला है कछरी मृदा। इसमें जीवांश एवं मटियार के कणों के विशेषण की कमी होती है। मतलब कछरी जो मृदा होती है इसमें जीवांश एवं मटियार के कणों की विशेष कमी होती है। गंगा के बाढ़ द्वारा, किसके द्वारा? गंगा के बाढ़ के द्वारा, बाढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष नमी मृदा की परत जमा हो जाती है, जिसको कछरी मृदा कहा जाता है। ऊसर मृदा तो सबको जानता होगा, ऊसर यानी कि बंजर हो गए, ऊसर ऊसर वाली मृदा जहां पर कोई चीज पैदावार ना हो पाए, जैसे ऊसर हो गई। मान लो ऊसर क्या होता है, जैसे ऊसर में कौन सी, जैसे चना हो गया, जहां पर क्या हो गया, पानी की कमी हो जाती है, वहां पर ऊसर। यानी कि भारत के उत्तरी मैदान में कहीं कहीं पर ऊसर भूमि को देखी जाती है। तो ऊसर में क्या होता है कि कहीं कहीं ऊसर भूमि देखी जाती है। इस मिट्टी की उत्पत्ति प्रमुख कारणों से जल एकत्रित होना या वर्षा की न्यूनता, उच्च जल तल में मंद, मतलब कि जहां पर कम वर्षा होना, वो धीरे धीरे वर्षा कम होना, वहां पर इसका ऊसर मृदा कहलाती है। तटीय मृदा क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, इसको देख लीजिए। बंगाल के तट तथा प्रायद्वीपीय भारत के तट पर, बंगाल के तट पर प्रायद्वीपीय तट पर तटीय मृदा की एक लंबी पट्टी है। मतलब जैसे बंगाल का तट हो गया, मान लो जैसे ये क्या हो गया, उत्तर हो गया, अरे ये उत्तर हो गया तो ये पूर्वी हो गया। अब बंगाल यहीं पर है हमारा, जब ये बंगाल यहाँ पर है तो तटीय यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के तट पर तटीय मृदा को एक लंबी पट्टी, मतलब तटीय यानी कि तट वाले जितने समुद्री क्षेत्र हैं यहाँ पर एक तटीय लंबी पट्टी है। ये जलोढ़ मृदा से अलग सीमा बनाती है। मतलब अगर पूछ दिया जाए कि तटीय मृदा कौन सी होती है तो ये किससे, जलोढ़ मृदा से अलग सीमा बनाती है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया मृदा के बारे में हमने बता दिया। आपको इंपॉर्टेंट मृदा थी जो हमने पहले बता दी, ये उसके कुछ भाग थे जो हमने बता दिए। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका यानी कि अजैविक घटक समाप्त होता है यहां से। अब हम बात जो कल करेंगे जैविक घटक की बात करेंगे, पर्यावरण आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, यानी कि सेशन को आपको पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, कल मिलेंगे यानी कि जैविक घटक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे साथियों और मुस्कुराते रहिए। ठीक है।